हेलो नमस्कार दोस्तों, विन एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे हैं कक्षा 10 के विषय विज्ञान पेपर के बारे में, जो कि पूर्णांक 80 का है। ठीक है, इससे पहले अपन ने 4 पेपर है वो दे दिए हैं, तो ये अपना 5वां पेपर है। आप अच्छे से इनको पढ़ के जाना है, छोटे प्रश्नों पर विशेष रूप से गौर करनी है, ताकि क्या पता आपको विन एजुकेशन 7 की वजह से आपके 99 से 100 नंबर आ जाए। ठीक है, ये कोई हार्ड नहीं है कि 99 से 100 नहीं आएंगे, आ सकते हैं, विज्ञान में भी आ सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी ये जरूरी है। अपन प्रश्न कर रहे हैं प्रश्न नंबर 1। तो 1 नंबर प्रश्न में क्या होता है कि बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, और बहुविकल्पी में अपने पास 18 प्रश्न आते हैं। पहले 15 प्रश्न आते थे, अभी 18 प्रश्न आ रहे हैं बहुविकल्पी में। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है, उस दूसरे प्रश्न में आपको बता देता हूँ, रिक्त स्थान वाला आता है, और रिक्त स्थान में 6 प्रश्न आते हैं। और फिर अपने अति लघुत्तरात्मक आता है। अति लघुत्तरात्मक में जो पार्ट है उसमें 12 प्रश्न है वो आते हैं। ठीक है, अपने को तरीका पता होना चाहिए किस प्रकार से करना है, तो आप लगातार बने रहिए। आपको वो प्रत्येक चीज़ बताई जाएगी कि आप गलती कहाँ कर सकते हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अथवा वाले कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, जिसमें आपको कितना इसमें बता सकते हैं कि अथवा में भी आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चनों को आप छोड़ें, किस प्रकार के क्वेश्चनों को करें, ताकि आपको नहीं आ रहा है वो भी आपको पता चले कि आप किस प्रकार से इसका समाधान करें। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1। ठीक है, तो अपने पहले भी ये सीरीज चलाई है, और ये जो रामबाण औषधि के नाम से इसमें थंबनेल में आप देख सकते हैं, तो ये आपको देखते जाना है। पहला जो प्रश्न दिया हुआ है अपने को कि कौन सी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। ठीक है, अपने को बीच में से पूछे या लास्ट से पूछे, अपने को से कोई मतलब नहीं है। अपने को पूरी किताब यदि कवर है तो अपन आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें अपन बताएंगे कि शरीर की वृद्धि उपापचय के लिए थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो अपने को सभी तैयार करते जाना है कि अग्नाशय जो ग्रंथि है इनसे स्रावित जो हार्मोन है वो कौन सा है, तो अपन पढ़ सकते हैं कि इंसुलिन है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया वाले पार्ट में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा ये देखना है कि संतुलित करने का जो तरीका है वो किस प्रकार से है। ठीक है, तो ये सभी बातें अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो लगातार आप जुड़े रहिए, स्किप न करें, आसानी से इसे देख सकते हैं। किस जीव में पुनरुद्भवन पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है, तो अपन इसमें देखेंगे तो पुनरुद्भवन है पे पे पुनरुद्भवन और पे प्लेनेरिया। तो ये याद करने का तरीका भी हल्का सपने को याद रखना है। जैसे मैं बताता हूँ कि जय जाइलम और जय जल। ठीक है, तो जल का जो वहन करता है उस ऊतक का यदि नाम पूछे तो अपन बता सकते हैं कि जलम जल और जय जाइलम। ठीक है, तो ये तरीका है, साथ साथ में अपन पढ़ते जाएंगे। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। प्रश्न आए हुए हैं, हो सकता है वापस रिपीट हो जाए, नहीं रिपीट हो तो आपको ऑप्शन वाले हैं वो भी ध्यान में रखने हैं। तो मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है, तो ये उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है, सही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अपने परिवहन में जैसे पादपों में परिवहन के लिए अपने को जाइलम ऊतक है, फ्लोएम ऊतक है, वो याद रखना है। ठीक है, श्वसन में अपने को श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र भी अपने को अभ्यास होना चाहिए श्वसन वाला। और पोषण में तो पोषण अपने को स्वपोषी पोषण है, विषम पोषी पोषण है, परजीवी है, परजीवी के उदाहरण है जैसे जूं है, लीच है, किलनी है, ये सभी बातें अपने को पता होनी चाहिए। परजीवी के बारे में भी पता होनी चाहिए अपने को। ठीक है, ये सभी बातें अपने को तैयार होगी विद ये ऑप्शन, तो अपन पूरा आसानी से नंबर ला सकते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो इसमें खाली स्थान को क्या कहेंगे, सिनेप्स कहेंगे। ठीक है, और ये जो दुर्मिका है और ये की जो एक्सोन है आवेग हैं। ठीक है, आवेग मतलब संदेश। ठीक है, कि आवेग आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ आएंगे, ये दुर्मिका वाले या डेंड्रोइन जिसे बोलते हैं। ठीक है, इस वाले भाग में आते हैं। और फिर कोशिका काय में, फिर कोशिका काय से फिर तंत्रिकाक्ष। ठीक है, फिर दूसरी तंत्रिका में चले जाते हैं। इस प्रकार से ये क्रम चलता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है।
आगे जो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक संकर संकरण में F2PD का जो जीन प्रारूप अनुपात है, तो एक संकर संकरण में अपने को पूछे तो अपन बता देंगे कि अनुपात है वो 1:2:1 होगा। ठीक है, अब इसके अपन देखें तो एक संकर संकरण में F2PD का जीन तो अपन देख लेते हैं कि शुद्ध लंबे पौधे हैं और शुद्ध बौने पौधे हैं। तो इनके मध्य यदि अपन स्वपरागण करवाते हैं तो अपने को जो इनका अनुपात निकल के आता है वो देखते हैं। फिर उसके बाद में इसका जो ये F1PD आएगी, इनका वापस स्वपरागण कराते हैं। स्वपरागण कराने के बाद में अपने पास जो F2PD आएगी उसमें अनुपात अपने को पूछा है, तो अपन बता सकते हैं कि 1:2:1 होता है। यदि यहाँ पे द्विसंकर संकरण पूछे तो अपना उत्तर है वो चेंज हो जाएगा। फिर अपना उत्तर आएगा 9:3:3:1। लगातार अपने को बने रहना है। विन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको वो प्रत्येक जानकारी मिल सके जो आपको जानकारी में नहीं हो। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होती है, नहीं वाले भी ध्यान में रखने हैं। अपघटित नहीं होते तो नहीं होने वाले कौन से हैं? अजैव निम्नीकरणीय, या फिर यहाँ पे नाम आ सकता है जैव अनिम्नीकरणीय, तो अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देखो जैव निम्नीकरणीय है, ठीक है, यहाँ पे है अजैव निम्नीकरणीय, तो ये अ मतलब नहीं, अ का मतलब नहीं, और जैव जो जीवों का जो अपघटित नहीं होते हैं, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, वो अजैव निम्नीकरणीय। जैसे अपन बता सकते हैं चमड़ा है, प्लास्टिक है, इसके उदाहरण बता सकते हैं साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना है। तो इसमें जो संबंध होता है वो अपन जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, 2F होता है। इससे संबंधित अपने को सवाल पूछे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हैं। F है वो फोकस दूरी है और R है वो वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, जैसे अपन अवतल दर्पण में देखें तो ये मान लीजिए अपना क्या है, अवतल दर्पण है। इस दर्पण में ये मुख्य एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो बिंदु है ये मुख्य फोकस है, और यहाँ पे ये जो बिंदु है ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो मुख्य फोकस और ये जो ध्रुव P है, इसे P बोल सकते हैं अपन। ध्रुव P के जो बीच की दूरी है वो क्या होती है, फोकस दूरी होती है। और यहाँ से लेकर ध्रुव से लेकर और ये C मान लो, या फिर इसको ये R, ठीक है, यानी कि F, या इसको 2F भी बोल सकते हैं। तो ये जो बीच की जो दूरी है इस दूरी को अपन क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या R। और ये जो दूरी है वो इस फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। जैसे इसका मान लीजिए कि 2 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, पूरी दूरी का 4 आ जाएगा, डबल आ जाएगा। तो R बराबर कौन सा है, 2F है। अपने को कौन सा भी मान दे दे तो अपन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने को दिया हुआ है श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इसके अभिवर्णों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश जो सबसे कम झुकता है, जो कम झुकता है उसको आपने बताना है। कम झुकने वाला जो है वो कौन सा कलर है, वो रेड है। जैसे अपन बताते हैं कि ये प्रिज्म है, प्रिज्म से प्रकाश की किरणें हैं वो विभिन्न भागों में जैसे बन रही है, जैसे 7 है वो विभाग में बन जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें से जो झुकाव है वो अपने को बताना है। तो यहाँ से जो झुकाव है वो ज़्यादा किसका होगा, ये ज़्यादा यहाँ पे नीचे नीचे वी यानी कि वॉयलेट जो रे होती है, यानी कि बैंगनी जो किरणें होती है उसका ज़्यादा झुकाव होता है। अब इसमें अपन लगातार जाते जाएंगे कि अपने को पता है कि एक VIB और GYOR, इस प्रकार से अपने को याद रखना है, विबिगोर। ठीक है, यदि मैं सीधा वैसे बताऊं तो मैं बोलता हूँ कि लाल बैंगनी पहना जा, ये इसका याद रखने का तरीका है। अब आप बता सकते हैं कि VIBGYOR, तो लास्ट में यहाँ पे कौन है, R। ये झुकाव है, ये सबसे कम है, यानी कि लाल है वो प्रकीर्णित कम होता है। इसीलिए जो खतरे के निशान है वो किसके बनाए जाते हैं, रेड कलर के बनाए जाते हैं। आपने ट्रेन के पीछे ये इस प्रकार के क्रॉस है वो लाल कलर के देखे होंगे। ठीक है, जैसे विद्युत विभाग में आप देखते हैं कि जहाँ पे ट्रांसमीटर वगैरह लगे होते हैं वहाँ पे ये लाल कलर का क्रॉस लगाया होता है, तो इसका मतलब यही है। ठीक है, तो ये इसका जो झुकाव है वो क्या है, लाल का कम है, और प्रकीर्णित क्या है, ये कम होता है, ताकि आसानी से ये किसी भी व्यक्ति को आसानी से धुंध में भी आसानी से दिखाई दे सकता है अपने को। आगे दिया हुआ है 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोध।
श्रेणी क्रम संयोजन में अपन देखते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं सीरीज के लिए। तो अपन बता सकते हैं कि मान लीजिए अपने पास 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं R1, R2, R3। तो इसके लिए अपन इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 अपन बता सकते हैं। अब इसमें अपने को 2, 4, 6 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने को सीधा सही करना है कि 2 प्लस 4 प्लस 6, तो इसमें बता देंगे कितना हो जाएगा 12। यदि यही प्रश्न उल्टा पूछ ले समांतर क्रम के लिए तो अपने को समांतर क्रम संयोजन का सूत्र पता होना चाहिए। और अपने को समांतर क्रम संयोजन के लिए पूछे तो अपन इसका सूत्र बता देंगे कि समांतर क्रम संयोजन के लिए 1/R_P यानी कि पैरेलल 1/R_P बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से ये समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होगा। अपने को पढ़ के जाना है कि ये इसकी व्युत्पत्ति भी पूछ सकता है, यानी कि उसको सिद्ध करना भी दे सकता है कि इसको सिद्ध कीजिए। तो अपने को डायग्राम बना के सिद्ध कर देना है, इसमें बता देना है, ठीक है। और साथ में अपने को श्रेणी क्रम संयोजन के लिए भी सिद्ध करना दे सकता है। तो इसमें विद्युत धारा और विभवांतर इनके मध्य जो संबंध है वो भी अपने को साथ में बताते चलना है, ठीक है। ये अपना इस प्रकार से प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न अपना दिया हुआ है कि निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक है, ठीक है। सबसे अच्छा विद्युत का चालक है तो अपन बता देंगे कि चांदी है वो सबसे अच्छा चालक है। चांदी का जो प्रतीक है वो Ag होता है, ठीक है। तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, तो इसका प्रतीक भी अपने को बताना है। और लोहे का अपने को यदि ऐसे पूछे तो Fe2O3 अपन इसमें बता देंगे और हेमेटाइट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये बता सकते हैं Fe2O3 हेमेटाइट इसका नाम बता देंगे, ठीक है। अपने दिया हुआ नहीं है लेकिन ये दिया हुआ है, अभिक्रिया दी हुई इसमें ये आ रहा है तो अपने को ध्यान में रखना है इसका जो ऐसक है, ठीक है। और आगे घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति ज्ञात कीजिए जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, ठीक है। जो आवृत्ति यदि 50 हर्ट्ज है तो उसका जो विद्युत शक्ति अपने को पूछा है तो इसमें अपन बता देंगे कि P का जो मान है वो 220 वोल्ट होगा, ठीक है। विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो भी अपन बता देंगे कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, यानी कि P बराबर W/T। एकांक समय में तय किया गया जो कार्य है ये क्या है, विद्युत शक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न अपन देख रहे हैं इसमें तो C2H6 में उप सहसंयोजक आबंधों की संख्या। तो अपन बता सकते हैं कि C2 और H6, तो H कितने लगाने हैं अपने को, H6 लगाने हैं। इस प्रकार से अपन लगा सकते हैं क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। कार्बन चतुसंयोजक होता है। तो अपन देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 हैं। तो इसमें उप सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इसी प्रकार से अपने को अलग और भी पूछे तो अपन बता सकते हैं। इसमें अपने को एल्केन, एल्काइन और एल्कीन के बारे में पता होना चाहिए। आगे दिया हुआ है बल्ब का तंतु बना होता है, किसका बना होता है, कॉपर, टंगस्टन, आयरन, एल्यूमिनियम। तो अपन बता देंगे कि टंगस्टन, और टंगस्टन का जो प्रतीक होता है वो W, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है सोडियम और ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होती है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण दी हुई है, हो सकता है आपको ये संतुलित करवा के भी पूछ ले। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे आपको तैयार रहना है। अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ पूछा है तो उपचयित कौन हो रहा है, ये सोडियम हो रहा है। और किस में हो रहा है, सोडियम ऑक्साइड में उपचयित हो रहा है। तो अपने को बता देंगे कि सोडियम। ये दिया हुआ है प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का कितना प्रतिशत उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। तो कितना प्रतिशत उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है, तो अपन बता देंगे कि 10% है वो अगले स्तर तक पहुंचता है। वह दूरतम बिंदु या दूरतम बिंदु जिस पर वह कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है कहलाता है। तो वह नेत्र का क्या होता है, दूर बिंदु होता है। एक जो स्वस्थ मनुष्य है वो अपने पास में रखी वस्तुओं को कितनी पास में रखे जो आसानी से पढ़ सकता है, तो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम आपको पूछे तो अनंत तक रख सकता है, ठीक है। ये दोनों अपने को याद होने चाहिए। आगे दिया हुआ है कांसा मिश्र धातु बनी होती है। तो कांसा जो मिश्र धातु है वो किस किस से मिलती है, कांस करता है तो उसको काटो, काटी, ठीक है। का मतलब कॉपर और टी का मतलब टिन।
तो अपन बता सकते हैं कॉपर और टिन कहाँ पे है इसमें, ठीक है, दिया हुआ है क्या कहीं पे, ये दिया हुआ, ठीक है। और ये दिया हुआ है शीशा और टिन, तो इसमें अपन बता सकते हैं कि सोल्डर, ठीक है, कौन सी धातु, सोल्डर मिश्र धातु इसमें आएगी कि सिटी, ठीक है, सिटी में सोल्डर सोल्जर, ठीक है, तो इसे याद कर लेंगे सिटी और शीशा और टिन, ठीक है। और एक और आती है तांबा और जिंक, तो इसमें भी अपन बता देंगे कि पिताजी, तो ता और जी, तांबा और जिंक, तांबा यानी कॉपर और जिंक, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, पीतल, तो ये भी अपने को याद रखना है। हो सकता है इसमें तीनों में से एक कोई पूछ ले। नेक्स्ट अपना प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति, सोडियम जिंकेट का सूत्र पूछा है, तो सोडियम जिंकेट का सूत्र बता सकते हैं कि Na2ZnO2, ये इसका सूत्र होता है। इसमें किसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवाने पर सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है, तो एक तो ले लीजिए कोई धातु, ठीक है, जैसे आपने ले लिया जिंक, ठीक है, और एक ले लिया आपने क्षार, तो इसकी अभिक्रिया आप यदि करवाओगे तो आपके पास ये क्या प्राप्त होगा भाई, बताओ, कि आपके पास सोडियम जिंकेट है वो प्राप्त हो जाएगा। और इस अभिक्रिया में जो सोडियम जो जिंकेट है वो अपन बता सकते हैं किस फॉर्म में है, तो एस फॉर्म में है, एस फॉर सॉलिड। और यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो अपन बता सकते हैं, जैसे अपन दोबारा करते हैं इसको, कि जिंक की अभिक्रिया यदि धातु की अभिक्रिया आप क्षार के साथ में कराते हैं और क्षार आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, सोडियम जिंकेट। तो अपन लिख सकते हैं Na2ZnO2 और प्लस साथ में गैस निकलेगी और वो है हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन किस रूप में है, अपन बता सकते हैं कि जी फॉर्म में यानी गैस फॉर्म में है, ठीक है। तो अभिक्रिया में अपने को बताना होता है कि एक तो अभिक्रिया में होता है AQ यानी कि जलीय विलयन, एक अभिक्रिया में होता है L, एक होता है ये लिक्विड फॉर्म, एक होता है S सॉलिड फॉर्म यानी ठोस, और एक होता है इसमें G फॉर्म, ठीक है। तो अपन जिंक के बारे में चर्चा करेंगे, तो जिंक क्या है भाई, जिंक एक सॉलिड है तो S आएगा इसके ब्रैकेट में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, एक विलयन है, तो अपन बता सकते हैं कि AQ आएगा, ठीक है। सोडियम जिंकेट है वो अपने आप में क्या है, एक सॉलिड है यानी कि एक लवण है, ये सोडियम जिंकेट लवण है, वो एस फॉर्म में है और हाइड्रोजन गैस रूप में है। तो ये अपने को देख के जानी है। और ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है, तो संतुलित करवाने के लिए अपन इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम के कितने हैं, यहाँ पे सोडियम के 2 अणु हैं, तो सोडियम के पास भी दो अणु होने चाहिए, तो यहाँ पे भी सोडियम के कितने हो गए, 2 हो गई। तो ये रासायनिक समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। जैसे देख सकते हैं हाइड्रोजन के 2, तो ये हाइड्रोजन की 2 हो गई, ठीक है। आगे अपन देखते हैं प्रश्न कि जल को जीवाणु मुक्त करने में उपयोग होता है। तो जल को जीवाणु मुक्त करने में अपन बता सकते हैं कि विरंजक चूर्ण, और विरंजक चूर्ण का यदि अपन सूत्र बताएं तो अपन बता सकते हैं CaOCl2। अब अपन चर्चा करेंगे विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण क्या है कि कैल्शियम यदि हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अपन किसके साथ में करवाएंगे, क्लोरीन के साथ में करवाएंगे, तो इसमें आ जाएगा CaOCl2, और प्लस में क्या आएगा भाई, यहाँ पे जल, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है, ये किसका है, ये है विरंजक चूर्ण, ये अपने को याद रखना है। विरंजक चूर्ण का सीधा प्रश्न पूछ सकता है। और यदि अपनी ऐसे आई कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अपन बता देंगे कि धोने का सोडा, ठीक है। और धोने के सोडे का सूत्र क्या हो सकता है, अपन बता सकते हैं कि Na2 और CO3, और इसके जो क्रिस्टलन जल पूछे तो ये जल के अणुओं की संख्या हो जाएगी 10, तो 10H2O। तो ये भी अपने को याद रखना है, ठीक है। ये तो जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए है, और ये जल की स्थायी कठोरता हटाने में है, ठीक है, यानी कि जल को मृदु बना देगा, स्थायी कठोरता है वो हटा देगा। ये अपना प्रश्न था। आगे प्रश्न दिया हुआ है कि रक्त दाब मापने वाला जो यंत्र है वो क्या है, रक्त दाब मापी, ठीक है, यानी स्फाइग्नो मैनोमीटर अपन बता सकते हैं कि क्या नाम है, स्फाइग्मो मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर, ये अपन बता देंगे।
प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सरल रेखाओं की भांति होती है। तो प्रणालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ये जो प्रणालिका है इसके जो भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या होती है भाई, समांतर होती है। क्या है, समांतर। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। नेक्स्ट, पादप दो भिन्न प्रकार की गति दर्शाता है, एक तो वर्दी पर आश्रित है और एक दूसरी वर्दी से मुक्त। ठीक है, एक तो वर्दी पर आश्रित होती है और एक वर्दी से क्या होती है, मुक्त होती है। तो अपन लिख देंगे अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुरानी में संचित रहते हैं। तो यहाँ पे अपन बता देंगे किताब की 1 to 1 लाइन है ना, वो अपने को तैयार करनी होगी। तो अपन समझेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, जाइलम। ठीक है, तो कहाँ पे संचित होते हैं, जाइलम में संचित होते हैं। ये अपनी बुक की लाइन दी हुई है। और जाइलम के बारे में अपने पढ़ा था कि जाइलम है वो जल का वहन करता है। और ऊतक में एक और होता है फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम है वो किसका वहन करता है, भोजन का पादपों में वहन करता है। तो ये छोटी सी बात अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपने को आगे दिया हुआ है कि अति लघुतरात्मक प्रश्न में अपने को 12 प्रश्न पूछते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और साथ में क्या अपचयन दोनों हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में अपने को पूछे तो अपन परिभाषा बता सकते हैं, और साथ में यदि एग्जाम्पल पूछे तो अपन एग्जाम्पल भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कॉपर ऑक्साइड है और साथ में क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो उत्पाद जो बन रहा है वो क्या बनेगा भाई, कॉपर ऑक्साइड है तो यहाँ से ऑक्साइड निष्कासित होगा, तो ये कॉपर बन गया और साथ में ये क्या बन गया, H2O। अब आपको पूछे कि इसमें ऑक्सीकरण व अपचयन बताओ, तो जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो वह रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। तो कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर में क्या हो रहा है भाई, अपन बता सकते हैं अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड है यानी ऑक्सीजन इसमें निकल रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन निकल रहा है तो अपन बता सकते हैं ये अपचयन है। और हाइड्रोजन है वो जल में क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, तो अपन बता सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इस प्रकार से भी अपने को ये काम अपनी जो बोर्ड की एग्जाम में यदि प्रश्न पूछता है तो ये करना होगा। ठीक है, इसमें अन्य उदाहरण और भी हैं तो वो अपने को देख के जाने हैं। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया है। यदि आप दूसरा उदाहरण देख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ आपको कि इस प्रकार से यदि आपको दे दे कि जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो जो जिंक है वो किसके, जिंक बनेगा और साथ में क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो अब जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो रहा है अभी, अपन बता सकते हैं कि अपचयन हो रहा है। और यदि अपने को पूछे कि कार्बन का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ये अपना राइट आंसर है। आगे H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपन बता सकते हैं कि अम्ल होता है उसमें H+ आयन होती हैं, और ज़्यादा जो H+ आयन होंगे वो उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा और उसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो अपनी ये बातें बता देनी है। ठीक है, उसमें आगे दिया हुआ अपने को कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। ठीक है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में बता देंगे कि ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अम्ल हो या क्षार हो, इनके साथ में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण और जल। लवण और जल एक अभिक्रिया पहले अपने पढ़ी थी उसमें भी बनाया था। तो इसमें बता देंगे कि लवण व जल किसमें बनता है, एक उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी क्या बनता है, लवण व जल बनता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अपने को धात्विक ऑक्साइड बोला है, तो अपन देख रहे हैं कि धात्विक ऑक्साइड में जैसे ले लिया आपने कि धात्विक ऑक्साइड में आपने मान लीजिए कि आपने ले लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया, एल्यूमिनियम धातु है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये धात्विक ऑक्साइड हो गया। अब इस धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि अपन किसके साथ में करवाते हैं, क्षार के साथ में करवाते हैं, तो अपने को जो उत्पाद प्राप्त होगा वो क्या होगा बताओ भाई, कि वो प्राप्त होगा सोडियम एल्यूमिनेट।
NaAl और साथ में O2, ठीक है। तो इसका नाम क्या है अभी? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है? सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। ये याद रखना है अपने को। और ये तो है, साथ में क्या निकलेगा? साथ में क्या होगा भाई? जल, ठीक है। तो ये तो लवण है, ये तो क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट लवण है। और ये क्या है? जल। तो उभयधर्मी ऑक्साइड बता देंगे कि वे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार से विक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। साथ में अपन जिंक ऑक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार से अपनी अभिक्रिया थी। मनुष्य में लैंगिक हार्मोन के नाम बताओ। तो लैंगिक हार्मोन अपन बता सकते हैं कि नर में है वो लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, और मादा में जो लैंगिक हार्मोन है वो क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन होते हैं, ये अपने को याद रखना है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि अपने जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। तो इसकी कमी से फिर गले में सूजन आ जाती है। वो सूजन न आए, ठीक है, जो गला होता है उसमें सूजन न आए, इसके लिए अपने को आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। आनुवंशिकता की परिभाषा अपने को बता देनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपने को अपवर्तन की परिभाषा पूछ रखी है, तो अपवर्तन की परिभाषा बता देंगे। और अपवर्तन की परिभाषा में अपन जानते हैं कि वह अपवर्तन में कि जो कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से उसी माध्यम में वापस टकरा कर लौट जाती है, तो वो क्या है? अपवर्तन है। और एक माध्यम से टकरा कर पुनः दूसरे माध्यम में चली जाती है, ये अपने गलत पढ़ लिया। अपन ये पढ़ रहे हैं अपवर्तन, ठीक है। तो अपवर्तन में एक माध्यम से टकराकर, अपन दोबारा देख लेते हैं एक बार कि एक माध्यम से ये यहाँ पे आके दूसरे माध्यम में चले जाती है, तो वो तो क्या है? अपवर्तन है। और एक माध्यम से वापस दूसरे उसी माध्यम में वापस दूसरे उसी माध्यम में चली जाती है, तो वो क्या होता है? परावर्तन होता है, ठीक है। इनके नियम भी है। और अपवर्तन में अपन को पूछ सकता है कि अपवर्तन में स्नेल का नियम बताओ। तो स्नेल के नियम में अपन बता सकते हैं कि साइन आई और बटा साइन आर, ठीक है। ये क्या होता है भाई? ये किसके बराबर होता है? एक स्थिरांक के बराबर होता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। यानी कि आपतन कोण की ज्या और प्रावर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो एक स्थिरांक प्राप्त होता है, वही क्या है? स्नेल का नियम है। अपवर्तन में अपन देख सकते हैं कि अपने को एक इस प्रकार से कांच का स्लेब के माध्यम से अपने पूछे, तो ये मान लीजिए कि अपने पास वायु विरल माध्यम है। एक तो होता है विरल माध्यम और एक होता है संघन माध्यम, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए ये कांच है, और कांच कौन सा माध्यम है? संघन माध्यम है। तो इसमें अपने को बताना है कि कोई प्रकाश किरण आ रही है और यहाँ पे टकराने के बाद क्या होगा भाई? ये मान लीजिए इसका क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। तो टकराने के बाद में यदि वायु विरल से यदि संघन माध्यम से प्रवेश करती है, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। यही बात यदि कांच से वापस पुनः किस माध्यम में जा रही है? विरल, यानी कि वायु विरल माध्यम है, तो संघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अपन बता देंगे कि ये अभिलंब है। तो ये क्या करेगी? ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, पढ़ना है, अच्छे से याद होना चाहिए अपने को, ठीक है। तो आगे अपन देख लेते हैं इसमें कि प्रश्न दिया हुआ है कि लेंस की क्षमता का मात्रक लिखो। लेंस की क्षमता P, ठीक है। और इसके जो मात्रक होता है वो क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। तो इसकी इसमें अपने को पढ़ के जाना है। किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अपने को क्या बनाना है? चित्र बनाना है। ये अपने किताब में दिए हुए हैं, अच्छे से चित्रों को पढ़ के जाना है, आसानी से इसमें देख कर जाना है। और इसमें अपन यदि देखना चाहें तो अपने पास से ये इस प्रकार से कोई लूप है, ठीक है। और ये अपने पास से ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें अपन यदि देखना चाहते हैं, इस प्रकार से अपने पास से ये डायग्राम दिया हुआ है। और यहाँ पे मान लीजिए कि ये अपने पास इस प्रकार से ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अपन यदि विद्युत धारा जो प्रवाहित करा रही हैं, तो सबसे पहले इसमें जो विद्युत धारा आएगी, तो इसमें अपन को जो
बताना है कि मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर, ये यहाँ पे कुंजी है, ये चालू है अब, ठीक है। और इसका जो नाम है वो बंद प्लग कुंजी है, याद रखना, ये है बंद प्लग कुंजी और ये है चालू प्लग कुंजी, ठीक है, नाम ये है। अब इसमें आप यदि विद्युत धारा प्रवाहित करा करते हैं तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से अपने को याद में रखना है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में कि अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा को, और अंगूठे और जो अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो इसमें अपन देखेंगे तो इसके जो चारों ओर जो सर्किल बनेगा, ठीक है, इसके चारों ओर जो सर्किल बनेगा, इसमें जो विद्युत धारा का मान है वो इस प्रकार से होगा, और यहाँ पे जो सर्किल बनेगा इसमें अपन विद्युत धारा का मान है वो इसे उल्टा इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है, इसमें जो उल्टा कर देंगे। तो ये इस प्रकार से अपने क्या है दक्षिण हस्तंगुष्ठ नियम के अनुसार अपन इसको करेंगे चित्र को। नेक्स्ट अपने पास प्रश्न दिया हुआ है कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो अपन आसानी से सूत्र लिख सकते हैं, पीछे आपने बताया भी है। विभवांतर को मापने वाले यंत्र का नाम बताओ। तो विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या नाम है भी बताओ? वोल्ट मीटर, ठीक है, विभवांतर को वोल्ट मीटर, ठीक है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, ये दोनों अपने को ध्यान में रखना है। प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश की किरण कितने भागों में विभक्त हो जाती है, नाम लिखना है, ये अपना आसानी से बता सकते हैं 7 भागों में। जैव प्रक्रम की यानी कि अपने जीवों के अनुरक्षण के लिए जो होता है, अनुरक्षण का कार्य करता है वो है जैव प्रक्रम, ठीक है, जैव प्रक्रम में अपन बता सकते हैं, या बता देंगे कि वे सभी प्रक्रम जो जीवों के, या वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अपने अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। और लोहे के जंग से बचाने के लिए 2 तरीके अपने को पूछा है। साइक्लोपेंटेन का सूत्र व इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अपनानी है। तो ये साइक्लोपेंटेन है, तो इसका सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु अपने को बताना है। पिछले वाले वीडियो में अपने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में बताया भी था, तो उसी प्रकार अपन इसमें भी कर देंगे, ठीक है। तो ये है साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन में पेंटेन का मतलब कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं, तो ये 5 कार्बन है, ठीक है। अब ये साइक्लोपेंटेन की संरचना हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने हैं। हाइड्रोजन अपने को पता है कि संयोजकता के हिसाब से कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसमें कितने कितने आ जाएंगे, 4 4 आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से अपने को यहाँ पे लगाते रहना है, अपन बता देंगे, ये इसकी संरचना होगी। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए अपने को इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं और कुछ नहीं करना है। तो ये अपने साइक्लोपेंटेन का सामान्य सूत्र था, संरचना थी, ठीक है। अब इसमें कार्बन वैसे कितने कार्बन हैं देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो C5 और H कितने हैं देख लेते हैं, 2 4 6 8 10, तो H 10, ये भी अपन इसमें लिख सकते हैं, C5H10। अपने को सूत्र पूछा है तो ऐसे बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अपने को प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, तो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। और इस प्रकार से अपन इसमें लिख देंगे। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है, ये प्रश्न दिया हुआ है। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग। सुई मुई के पाद में किस प्रकार की गति होती है, तो ये अपन बता सकते हैं कि कौन सी गति होती है, सप्रसानुवर्तन गति होती है, ठीक है। गतियों में अपन अलग अलग पढ़ा था, प्रकाशानुवर्तन गति और रसायनानुवर्तन गति और सप्रसानुवर्तन गति। विचलन कोण किसे कहते हैं, उपयुक्त चित्र बनाकर स्थिति स्पष्ट कीजिए। ये लास्ट ईयर यानी कि पीछे से पिछले वाले साल में ये पूछा गया था, विचलन कोण, ठीक है, डी। यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो ज़रूर विन एजुकेशन 7 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। ये क्लास है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, रामबाण औषधि होगी। यदि अवतल लेंस में बीम की स्थिति अनंत तथा प्रकाश केंद्र O के मध्य है, तो प्रतिबिंब की स्थिति साइज और किरण चित्र द्वारा बनाना है आपको। ये सभी जो है ना, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, इसमें जो लास्ट जो कैटेगरी है ना, वो आपको जरूर पढ़ के जानी है। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की स्थिति F पर हो तो उसकी स्थिति साइज प्रकृति को किरण चित्र द्वारा आपको बनाना है, ठीक है। ऐसे 2 तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नलिखित पदार्थ को प्रभावित करते हैं, या फिर ऐसे 2 तरीके बताइए जो अजैव निम्नलिखित पदार्थ को प्रभावित करते हैं।
गर्भाशय किसे कहते हैं? गर्भ निरोधन युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, ये अपने को बताना है। यदि ये नहीं आ रहा है तो अथवा का अपने को करना है। अब जैसे मैं बता रहा था कि आपको इसका करने का तरीका क्या है। जैसे एक प्रश्न में अपने को 2 प्रश्न पूछ लिया, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? गर्भाशय हेडिंग लगाएंगे, और हेडिंग लगाने के बाद में अपने को ये विवरणिका का चिन्ह लगाना है। ये पूरी लाइन अपने को खाली छोड़नी है, यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है, ठीक है। चित्र हमेशा कच्ची पेंसिल से बनाना है। चित्र में जो नामांकन है वो भी कच्ची पेंसिल से करना है। अब आपको बाद में दूसरा प्रश्न पूछा है, तो ये इसका उत्तर करने के बाद में नीचे लाइन छोड़ने के बाद में नीचे करेंगे गर्भ निरोधन युक्तियां अपनाने के निम्न कारण हैं, ठीक है। तो निम्न कारण है, फिर अपन नीचे करेंगे। इस प्रकार से अपन करते जाएंगे तो अपने बेस्ट रहेगा, ठीक है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। कई बार क्या है कि अपना जो तरीका है वो गलत होता है। बात अपने सही लिखी है लेकिन फिर भी उसमें नंबर नहीं मिल पाते हैं, तो कारण यही होता है, ठीक है। तो आगे दिया हुआ अथवा में जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये आप समीकरण लिख सकते हैं, आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसके सूत्र भी आने चाहिए। तो ये दिया हुआ है जिंक सिल्वर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट, ठीक है। तो ये रहा जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO3, और उसके में जिंक नाइट्रेट तो ZnNO3, और प्लस में क्या है भाई, ये सिल्वर रहा, ठीक है। तो आप इसको संतुलित करोगे, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये आपको दी हुई है, इसको संतुलित करना है। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से शोधित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति ज्ञात करनी है। शक्ति P बराबर क्या होता है? V गुणा I। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ पे V का मान कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट, और विद्युत धारा का मान दिया है 0.50। आप कर सकते हैं। 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत के संयोजन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आपको पूछा है 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को, ठीक है। तो प्रतिरोधकों को पूछा है, तो इसको देखते हैं। तो अपन इसमें बता सकते हैं कि इसमें जो क्या दिया हुआ है 220 वोल्ट V। तो V का मतलब अपने को इसमें क्या दिया हुआ है? V का मान है 220 विभवांतर इसमें दिया हुआ है, ये V का मान है। और ये 176 ओम प्रतिरोध, तो R का मान अपने को 176 ओम प्रतिरोध, तो R का मान दिया हुआ है क्या? R का मान अपने को यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। और 176 ओम, और यहाँ पे 5 एम्पियर, तो इसमें ये क्या दिया हुआ है? विद्युत धारा I का मान दिया हुआ है। अपने को देखना है कि कितने प्रतिरोधकों को, तो कितने प्रतिरोधकों को अपने पता नहीं है, तो मान लीजिए कि n प्रतिरोधकों को पार्श्व में संयोजित किया गया है, ठीक है। तो n को पार्श्व में संयोजित किया गया है, तो अपन बता सकते हैं कि 1/r बराबर 1 प्रतिरोध को आप एक बार r मान लीजिए, ठीक है। या यहाँ पे R1 R2 कुछ भी मान लीजिए एक बार आपको समझाने के लिए। इस प्रकार से कितने हैं भाई? n है, तो n बटा क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। यहाँ पे अपने को समझना है कि 1/r है, तो r का मान यदि आप करते हैं तो अपन जानते हैं कि क्या आ जाएगा, r/n। यहाँ से उल्टा कर देंगे तो r/ क्या आ जाएगा? r/n। अब देखो अपने को क्या पूछा, यहाँ से n का मान पूछा है, ठीक है। तो n का मान पूछा है, तो अपन करेंगे कि r/ ये कैपिटल R, ठीक है। तो कैपिटल R का मान अपने को पता है नहीं, और इस स्मॉल r का जो मान है वो अपने को प्रतिरोध दिया हुआ है भी, ठीक है। नीचे जो R1 R2 ये मान है ना, ये अपने को दिया हुआ है कि 176 ओम प्रतिरोध के कितने, तो सभी कितने कितने के हैं? 176 के हैं। तो R का मान कितना है? 176 है। 176 अपने को दे दिया। अब अपने पास R का मान देखते हैं कि प्रतिरोध का कितना दिया हुआ है। तो ये जो मान था, ये R का मान अपने को निकालेंगे। तो पीछे अपने को दिया हुआ है कि अपने पास R का जो मान है वो निकलेगा कैसे, कि ओम के नियम से अपन जानते हैं कि V समानुपाती I, और V बराबर क्या होता है? RI। और R का मान ज्ञात करेंगे तो V/I, और V का मान था 220 और I का मान कितना था? 5, ठीक है। तो इसमें भाग देंगे तो 500 के 20 और 2 और 500 के 20, ये 44 ओम आ गया। तो ये 44 है, ये इसमें क्या देंगे? यहाँ पे ये 44 ओम ये प्रतिरोध आ गया, तो 44 का भाग देंगे। तो भाग देंगे तो 44 2 88, 88 का डबल 177, तो यानी कि 4 बार इसमें भाग चला गया। तो कितने प्रतिरोध इसमें आएंगे?
तो अपन बता सकते हैं इसमें कि कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे, तो 4 इसमें उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को इसमें ध्यान में रखना है कि 176 ओम प्रतिरोध है। ठीक है, ये और 220 वोल्ट। आगे अपने इसमें पढ़ रहे हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कि कैलस, निबंधात्मक प्रश्न आ गए 4 नंबर वाले कि कैलस किसे कहते हैं, सजावटी पौधों के संवर्धन में किसका उपयोग किया जाता है, कायिक वर्धन के लाभ लिखिए। ये प्रश्न सीधे अपने किताब में सीधे दिए हुए हैं अपने को, और आसानी से कर सकते हैं। इसमें उत्तक संवर्धन तकनीक है, उसको याद रखना है इसके लिए। ठीक है, आगे अथवा में दिया हुआ है द्विखंडन की परिभाषा, द्विखंडन का उदाहरण, नामांकन चित्र, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। 19वां प्रश्न, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो इसमें अपन देखेंगे कि आवर्धन +1 है, तो आवर्धन अपन जानते हैं कि आवर्धन m बराबर h डैश बटा h होता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा बिंब की ऊंचाई। इसका मान दिया हुआ है +1। तो इसमें अपन बता सकते हैं कि +1 है, यानी कि इसमें प्रतिबिंब एवं बिंब का जो आकार है वो क्या है, बराबर है। चलो ठीक है, और यहाँ पे जो धनात्मक चिन्ह है वो क्या दर्शा रहा है, वो अपने को मोस्टली याद रखना है। यहाँ पे धनात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया गया प्रतिबिंब है वो कैसा होगा भाई, वो प्रतिबिंब यहाँ पे अपन बता देंगे कि आभासी होगा। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी होगा। तो यहाँ पे धनात्मक चिन्ह यही बता रहा है कि समतल दर्पण द्वारा जो है बनाया गया जो प्रतिबिंब है वो आभासी है, तथा वस्तु है उस वस्तु के विपरीत यानी दर्पण के पीछे बना हुआ है। जो दर्पण है दर्पण के क्या बना हुआ है, पीछे बना हुआ है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना वो देखते हैं कि क्या दिया हुआ है अपने को। नेक्स्ट जो प्रश्न अपना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 3 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी r दिया हुआ है, r से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, r बराबर 2f। तो ये दर्पण में दिया हुआ है, तो दर्पण सूत्र अपने को पता होना चाहिए कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, और इसमें अपन बता देंगे कि r या f कहाँ से आएगा, तो f यहाँ से आएगा। r का मान दिया हुआ है 30 और बराबर 2f, तो f का मान निकालेंगे 30 में 2 का भाग दे देंगे, 15 आ जाएगा f का मान। ठीक है, इसमें चिन्हों का भी ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से अपन इसकी प्रतिबिंब स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करेंगे। अथवा में दिया हुआ है लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र में माइनस लगा देंगे इस प्रकार से। और किसी उत्तल लेंस का आधा भाग कागज से ढक दिया जाता है। ठीक है, तथा क्या ये लेंस किसी बिंब का ये बिंब नहीं, बिंब का पूरा प्रतिबिंब बन पाएगा, उत्तर के प्रयोग द्वारा जांच करनी है। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 20वां, क्या कारण है कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता। ठीक है, ग्लूकोज C6H12 और 6, ये सूत्र याद रखना है, इसके विद्युत का चालन नहीं करता। H+ आयन नहीं होंगी और H+ आयन नहीं होंगी तो इसमें विद्युत का चालन नहीं करेगा। पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों क्यों नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये क्रिया करके धातुओं से फिर विषैले पदार्थ छोड़ते हैं जो कि अपने लिए हानिकारक हैं। पीएच स्केल को अपने को समझाना है। पीएच स्केल में अपन बता देंगे कि पीएच स्केल में पीएच स्केल में कि मान 7 है तो वो उदासीन है, और अशुद्ध जल का जो पीएच है वो भी 7 होता है। 7 से जो कम आ रही हैं वो क्या है, अम्लीय है। जैसे जठर रस है, ठीक है, तो 1.2 है, नींबू का रस है 2.2 है। ठीक है, और इसमें रक्त है, रक्त में 7.4 है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो इसमें बता देंगे 10 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उसमें कितना है, 14 है। तो इस प्रकार को अपने को याद भी रखना है, अपने को बताना है। अपरूप अथवा में दिया अपरूप किसे कहते हैं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु तो क्या होगी, पारा होगी। और पारे का आपको क्या पूछे, पारे को आपका ऐसे पूछे तो अपन HGS यानी कि सिने बार सिने बार अपने बता सकते हैं कि ये सिने बार इसका क्या होता है, ऐसे होता है। और लास्ट में अपने को प्रश्न दिया हुआ है, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कोई धातु यौगिक ए है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर रही है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इसमें उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देता है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक से ये कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण भी आपको लिखनी है। तो ये आपको दिया हुआ इस प्रकार से अपन कर सकते। तो अपने को साथ में दिया हुआ है कि इसमें कि यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम क्लोराइड को अपन जानते हैं कि CaCl2, और प्लस इसमें अपन साथ में अपने को पता करना है कि
उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। और बुध पदार्थ उत्पन्न होती है, इसे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। तो बुझा देती है तो इसका मतलब अपन इसमें बता देंगे कि ये कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ में जल है। ठीक है, तो इसमें अपने को ए के लिए अपने को लिखना है, तो ए के लिए अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है और वो HCl के साथ में विक्रिया कर रही है, तो कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मुक्त हो रही है और जल अपने बना लिया साथ में। तो इसमें संतुलित करने के लिए अपन हम देख सकते हैं कि HCl में H के 2 हैं, तो यहाँ पे भी H के अणु है वो कितने हैं, एक है, यहाँ पे कितने करने होंगे, 2 करने होंगे। Cl के कितने हो गए, 2 हो गई, और CaCO3 ये इसमें O के कितने हो गए, 3, तो 2 ये रहे और एक ये रहा, 3 हो गया। ये इस प्रकार से क्या हो गई, संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। ये अपना अथवा का 20वां जो लास्ट प्रश्न था। आगे अपना जो चैनल दिया हुआ है विन एजुकेशन, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसमें जो अलग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो आपको बता देता हूँ। अपने को ध्यान में रख के जाना है कि अपने को यदि अम्ल दे, एक तो क्या दे अपने को, अम्ल दे, और एक अपने को क्या दे, क्षार दे। ठीक है, और अम्ल के साथ में यदि आपको फिनोप्थेलिन मेथिल दे दिया, ठीक है, तो याद रखना है फिनोप्थेलिन मेथिल दे दिया, तो फिनोप्थेलिन मेथिल है वो कौन सा है अभी, ये कृत्रिम सूचक है। ठीक है, फिनोप्थेलिन मेथिल और मेथिल ऑरेंज। ठीक है, तो ये अम्ल के साथ में विक्रिया करके कैसा रंग देते हैं, तो ये रंगहीन देता है, ये अपने को पढ़ के जाना है। और मेथिल जो ऑरेंज है वो क्या करता है, अम्ल के साथ में विक्रिया करके ये कौन सा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। इसके अलावा यदि अपने को पूछे तो क्षार है वो फिनोप्थेलिन के साथ में कैसा रंग देगा, क्षार है वो फिनोप्थेलिन के साथ में गुलाबी रंग देगा, और मेथिल ऑरेंज है वो कैसा रंग देगा, क्षार के साथ में छा में पी, छा में पी। ठीक है, तो पी और पीला, तो ये अपने को इसमें याद रखना है। ठीक है, ये इस प्रकार से अपना जो 5वां जो पेपर था वो अपने सरल करवाया। इसमें अपने को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है कि अपन बता सकते हैं कि अलग अलग बातें हैं, और आपके लिए रामबाण औषधि होगी, ये आप अच्छे से पढ़कर जाना, इस क्लास को आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, इसमें दोस्तों मेहनत लगी है, तो आप इसको इग्नोर ना करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाएँ। क्या पता कि आपके इसकी वजह से आपके कुछ 1 या 2 या 4, 5, 10 जितने भी, या 50, 100 जितने भी अंक है वो आपको हासिल हो सके। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके कोई भाई बंधु है वो भी देख सके इसको। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।